हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉइंटर्स के कंसेप्ट को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। तो अब तक हमने देखा पॉइंटर्स होते क्या हैं, उन पे हम किस तरीके के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब हम एक थोड़े बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक हम जितने भी प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, तो हमने इंडिविजुअल इंटीजर्स देखे थे, कैरेक्टर्स देखे थे, डबल्स देखे थे। बट जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो कई बार हमारे एक अकेले इंटीजर से बात नहीं चलती, हमें काफ़ी सारे इंटीजर्स चाहिए होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक स्कूल का डेटा है और उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं। तो इन 2000 बच्चों के मार्क्स आपके पास हैं, किसी फाइल में हो सकते हैं या आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हो। तो बेटर वे है कि किसी फाइल में आपको वो मार्क्स दिए हुए हैं, इसको ऐसे सोचना। अब आपको क्या करना है, इन मार्क्स को अपने प्रोग्राम में लेके आना है। तो मैं इस फाइल को अपने प्रोग्राम से पढ़ूंगी। उसके बाद ये जितने भी मार्क्स मेरे पास आए हैं, तो मेरा मोटिव यहाँ फाइल के बारे में बताना नहीं है, नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी नंबर्स हमारे पास आए हैं, जैसे कि ये 2000 नंबर्स हमारे पास आए हैं, उसके बाद ये सारे नंबर्स हमारे प्रोग्राम में होने चाहिए। उसके बाद इन नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन लगा के हमें इन्हें एक क्रम में लगाना है। क्रम में मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आए, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे आए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो अगर हमारे पास 1000 नंबर है, तो या तो हम 1000 वेरिएबल्स बना के फिर उसके ऊपर कुछ लगाएं। बट अगर स्टूडेंट्स का नंबर 5000 हो या 10,000 हो, तो हम इतने वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते। तो अभी हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो है कि हम एक साथ अपने प्रोग्राम में बहुत सारे इंटीजर्स को स्टोर कैसे करें। अब तक तो हम एक ही इंटीजर की बात कर रहे थे, अब हमें चाहिए बहुत सारे इंटीजर्स। तो इसको हम पॉइंटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब हर किसी के लिए मैं अलग अलग इंटीजर नहीं बनाना चाहती। अब हमें पता है कि मेरी जो मेमोरी है वो ऐसे बाइट्स के ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जब हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, तो लेट से यहाँ इस वाली मेमोरी से शुरू कर रहे हैं, तो इन 4 ब्लॉक्स में मेरा पहला नंबर आ जाए, फिर अगले 4 ब्लॉक्स में मेरा दूसरा नंबर आ जाए, अगले 4 ब्लॉक्स में मेरा तीसरा नंबर आ जाए, ऐसे करके चलता रहे। तो अगर 1000 बच्चे हैं, तो 4000 बाइट्स में मेरा ये काम हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता है कि मैंने यहाँ से स्टोर करना शुरू किया था, ये मेरा पहला बच्चा था, पहले मार्क्स से। तो अगर किसी तरह मुझे इस वाले ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाए, तो मेरा काम हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी मेमोरी में हम ये स्टोर कर रहे हैं 1000 नंबर्स। हम अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बना रहे। हम क्या कर रहे हैं, बस ये जो यहाँ पे जो मेरी मेमोरी है, इसका जो पहली लोकेशन है यहाँ पे, उसका एड्रेस हमारे पास है। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे ये पहले एड्रेस से 4 स्टेप्स तक, 4 बाइट्स तक मेरा पहला नंबर हो, फिर उसके 4 बाइट्स तक दूसरा नंबर हो, उससे 4 बाइट्स तक तीसरा नंबर हो। तो बस एक ही पॉइंटर के हेल्प से हम इन 1000 के 1000 नंबर्स को पढ़ सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंटर अरिथमेटिक यूज़ करें। तो लेट्स से कि ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है और ये जो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है, ये एक पॉइंटर पी में पड़ा है। तो मेरे पास एक पॉइंटर पी है, इस पॉइंटर पी में मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है। उसके बाद मुझे क्या करना है, बस एक लूप लगानी है, जो लूप इस तरह चलेगी। पहले टर्न में पी की वैल्यू पी होगी, अगले बार में मेरे पी की वैल्यू होगी p+1, और इस लोकेशन पे मुझे जो भी करना है मैं कर दूंगी। अगली बार में होगी p+2, फिर उस लोकेशन पे जो भी करना है कर दूंगी। ऐसे करते करते ये मेरा जाएगा p+999 तक, अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं तो। क्योंकि ये p+0 से शुरू होगा, 012 से लेके 999 तक मेरे 1000 बच्चे पूरे हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक मैं छोटा सा इनबिल्ट कोड यूज़ कर रही हूँ। आपको इस कोड के बारे में पता होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये स्कैरी लग रहा है, आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। इस कोड में हो क्या रहा है, मेरे पास एक ये फाइल है text.txt। इस text.txt फाइल में मैंने ऐसे ही कुछ 25 नंबर लिए हैं। तो मुझे क्या करना है, ये 25 के 25 नंबर एज एन एरे अपने प्रोग्राम में लोड करने हैं। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल फाइल ली है। तो हम 25 वेरिएबल्स बना के ये 25 नंबर लोड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बस हम एक पॉइंटर बनाएं, वो पॉइंटर मेरा एक स्टार्टिंग लोकेशन को एड्रेस करे, जहाँ पे ये मेरा 17 है। उसके बाद उससे अगली
उससे अगला नंबर 24 है, तो उस पॉइंटर को मैं एक इंक्रीमेंट करूं तो मैं 24 की लोकेशन पे आ जाऊं, और ये ऐसे चलता रहे और मैं ऐसे अपने 25 नंबर रीड कर पाऊं। तो करंटली ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये कुछ नहीं कर रहा, ये प्रोग्राम बस इस फाइल को पढ़ रहा है और इसमें जो भी नंबर्स हैं उनको लाइन बाय लाइन प्रिंट करा रहा है। तो बस यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो कि ये एक लूप है, ये लूप मेरा फाइल को प्रोसेस कर रही है एक एक लाइन करके, और हर एक लाइन में जो नंबर है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा A to I बफर से। यहाँ पे मैं सिंपली उन नंबर्स को प्रिंट करा रही हूँ। तो ये मेरी फाइल है, इसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा, और लाइन बाय लाइन पढ़ने से जो भी नंबर मुझे मिल रहा है वो मैंने प्रिंट कराया। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो करंटली आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो ये आपको आपके सारे नंबर्स दिखा देगा प्रिंट करके। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये सारे के सारे नंबर्स अपने प्रोग्राम में स्टोर करने हैं। यहाँ मैंने नंबर्स कहीं पे स्टोर नहीं किए हैं, बस प्रिंट करा दिए हैं। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे स्टोर कराना है तो मुझे वेरिएबल्स लेके इन्हें स्टोर कराना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने कहा था, हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर बना देते हैं इंटीजर टाइप का। अब ये जो पॉइंटर है ये मेरा पॉइंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को, उस मेमोरी एड्रेस से हम अपने नंबर स्टोर करना शुरू करेंगे। तो ये जो पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो अब हम क्या करना है, हमें एक यहाँ पे हम एक इंटीजर और ले लेते हैं I, इसका रोल आपको समझ जाएगा। इंटीजर I की वैल्यू अभी मेरी 0 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट कराते टाइम मुझे मेरा जो पॉइंटर है, तो जो स्टार ऑफ P प्लस I है, इसमें मैं एक वैल्यू डालना चाहती हूँ, और वो मेरी वैल्यू है A to I ऑफ बफर। मतलब जो मैं नंबर पढ़ रही हूँ अभी वो मैंने डाला है स्टार ऑफ P प्लस I में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे I को एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा पॉइंटर है जो अभी किसी एड्रेस पे है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे I इक्वल्स टू 0। तो जब जब भी मैं एक नंबर पढ़ रही हूँ अपनी फाइल में से, तो क्या हो रहा है मेरा स्टार P प्लस I। तो जब I की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा स्टार P, मतलब Pth लोकेशन पे मेरा चला जाएगा पहला एलिमेंट जो मैंने पढ़ा है। फिर I एक बढ़ गया, अगली बारी में क्या होगा, जो अगला एलिमेंट है वो होगा स्टार P प्लस 1। तो P प्लस 1 लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसमें जाएगा, P प्लस 1 लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगा मेरा सेकेंड एलिमेंट। तो ऐसे ऐसे करके ये मेरा पूरा पॉपुलेट हो जाएगा, पॉइंटर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। और जब तक मेरे को इसकी वैल्यू पता है कि मेरी P की वैल्यू क्या है, इस एड्रेस का मुझे पता है, तब तक मैं वापस जाके अपना पूरा का पूरा एरे प्रिंट कर सकती हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, फिर से हम I को ले लेंगे 0। उसके बाद हमें पता था कि मेरे एरे में 25 सॉरी नॉट एरे में, मेरी इस फाइल में 25 नंबर थे। तो मैंने 25 तक एक लूप लगा दी I प्लस प्लस। और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी फाइल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इस कोड को उस हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे I लेस देन 25 की जगह क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि जब I प्लस प्लस हो के मैं इस लूप से बाहर आऊँगी तो I की वैल्यू क्या होगी। तो मेरी पहली लाइन मैंने पढ़ी, I एक बढ़ गया और 2 हो गया। फिर मैंने दूसरी लाइन पढ़ी, I एक बढ़ गया और 3 हो गया। तो अगर मेरी इस प्रोग्राम में एक ही लाइन थी, इस txt फाइल में अगर मेरी एक ही लाइन थी, तो जब I इस लूप से बाहर आएगा I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, 0 के लिए ये लूप चला, I की वैल्यू 1 हुई और बाहर आ गई। तो इस लूप से जब मैं बाहर आऊँगी I की वैल्यू जो होगी उतनी ही इंटीजर्स हैं हमारे txt फाइल में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक और इंटीजर ले लेती हूँ j। तो इस वाले लूप के बाद जो मेरी I की वैल्यू है ये मुझे बता रही है कि मेरे जो भी फाइल थी उसमें कितने एलिमेंट्स थे। तो अब मैं एक लूप चलाऊंगी j जो कि 0 से स्टार्ट होगी। तो j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और j की वैल्यू कितनी बार चलेगी, लेस देन I। तो यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू नहीं लिया, लेस देन I लिया है। क्यों,
क्योंकि j की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है इसलिए। तो अगर i की वैल्यू 1 है, लिस्ट में मेरी टेक्स्ट फाइल में एक ही एलिमेंट था, तो मेरी लूप केवल j इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगी। अगर i की वैल्यू 2 थी तो मेरी लूप चलेगी j इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 1 के लिए। तो जितनी भी मेरी i की वैल्यू है उतनी बार ही ये लूप चलेगी। और मुझे क्या प्रिंट कराना है, तो मुझे पता है कि मेरा पॉइंटर हर एक चीज़ का ट्रैक रख रहा है %d, और हमें पता है कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर था वो था मेरा p। तो हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, स्टार ऑफ p प्लस j। तो फर्स्ट टाइम पे ये p पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा p एड्रेस पे, फिर p प्लस 1 एड्रेस पे, p प्लस 2 एड्रेस पे, ऐसे ये काम करेगा। प्रोग्राम लिख सकते हैं जब हमें कुछ नंबर्स अपने मेमोरी में स्टोर कराने हैं और उन्हें एक्सेस करना है। बट इस प्रोग्राम के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो हम देखते हैं कि वो सीरियस प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट करा के देखते हैं जब हमारी ये वाइल लूप चलती है। तो हम क्या क्या प्रिंट करा रहे हैं, लेट्स से कि मेरी पॉइंटर की वैल्यू क्या है, दैट इज़ माई %p। सबसे पहले लेट्स से हमारी i की वैल्यू क्या है, तो i हमें बताएगा कि मैं कौन से नंबर का एलिमेंट पढ़ रही हूँ। उसके बाद हम ये भी प्रिंट करा लेते हैं कि हम जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं वो है क्या, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है। उसके बाद ये एलिमेंट किस लोकेशन पे जा रहा है, तो उस पॉइंटर की वैल्यू क्या है। तो हम ये 3 चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं हर बार में। और यहाँ हम एक \n लगा देते हैं। तो पहली वैल्यू है i की, दूसरी वैल्यू है जो हम रीड कर रहे हैं फाइल से वो क्या है, और तीसरी वैल्यू है हमारी पॉइंटर p की। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है। तो एक एरर है 15th लाइन में, यहाँ पे एक सेमीकोलन। अब मेरी ये लूप केवल एक बार ही चली है और उसके बाद मेरा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया। तो जब i की वैल्यू 0 थी, तो जो हमने एलिमेंट पढ़ा है इस txt फाइल से, वो एलिमेंट हमने पढ़ा है 17, और 17th एलिमेंट के लिए ये मेरी पॉइंटर की वैल्यू थी। तो हम देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब मेरा एक पॉइंटर है। बट ये वाली लाइन लिखने के बाद यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम है वो अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसका रीज़न है कि जिस लोकेशन पे मैं एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ उस लोकेशन पे ऑलरेडी कुछ है मतलब वो जो लोकेशन है वो ऑलरेडी कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है। तो जब हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था इंट स्टार p, यहाँ पे हमने p को कुछ भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी। तो p क्या कर सकता है, अभी कहीं पे भी पॉइंट कर रहा हो सकता है मेमोरी में। अब p को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोकेशन कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो कुछ कहीं भी पॉइंट कर रहा हो सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि p जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वहाँ पे ऑलरेडी कुछ पड़ा था और वो मेमोरी लोकेशन यूज़ हो रही है। और सिंस वो मेमोरी लोकेशन अभी कोई और यूज़ कर रहा है, तो जैसे ही आप ये ऑपरेशन करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे अपना इंटीजर इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, ये आपको एरर देता है। तो हम इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि p जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा हो वो अभी किसी और प्रोग्राम से यूज़ ना हो रहा है, कोई और प्रोग्राम उस लोकेशन को यूज़ ना कर रहा हो। तो उसको करने का एक तरीका है, मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ 10। अब जैसे ये मैंने int a इक्वल्स टू 10 किया, तो क्या होगा, मेरा जो कंट्रोल है वो पूरी की पूरी मेमोरी में सर्च करेगा और जहाँ पे भी उसको 4 बाइट्स खाली मिलेंगे, खाली मिलने का मतलब है जहाँ पे भी 4 बाइट्स कोई और प्रोग्राम यूज़ नहीं कर रहा होगा, वहाँ पे वो a को 10 डाल देगा। तो अब ये वाली जो मेमोरी है a इक्वल्स टू 10 वाली, a की जो मेमोरी है वो मेरे इस वाले प्रोग्राम को अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ int स्टार p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब p क्या कर रहा है, कहीं गार्बेज पे पॉइंट करने की जगह पॉइंट कर रहा है a को, और a मेरा यूज़ हो रहा है मेरे इस प्रोग्राम के द्वारा, ये जो मैंने C प्रोग्राम लिखा है। अब देखते हैं हमारी प्रॉब्लम कितनी रिजॉल्व हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरी
आई की वैल्यू थी 0, मैंने नंबर पढ़ा 17 और ये मेरी पी की वैल्यू थी, मतलब जो ए का एड्रेस है वो, राइट। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है। तो यहाँ पे हम जब ये पॉइंटर प्रिंट करा रहे हैं P, तो एक्चुअली हम इंसर्ट कर रहे हैं P प्लस ith लोकेशन पे। तो यहाँ पे मैं इस P को P प्लस आई कर रही हूँ। तो मैं क्या क्या प्रिंट करा रही हूँ यहाँ पे, I की वैल्यू, मतलब कौन लूप नंबर कौन सा है, I की वैल्यू क्या है, उसके बाद जो एलिमेंट मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ वो क्या है, और ये क्या है, वो लोकेशन क्या है जिसपे कि मैं उस एलिमेंट को इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार रन करती हूँ। ओके, तो अब क्या हुआ है, पहले मेरी आई की वैल्यू थी 0, txt फाइल में से मैंने जो पहला नंबर पढ़ा 17, और ये थी मेरी पी की लोकेशन। उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, पी की जो भी पी था, तो आई अभी 0 है, तो जो भी मेरा पी था उस लोकेशन पे चली गई मेरी ये वाली वैल्यू जो थी 17। उसके बाद आई की वैल्यू हुई 1, सेकेंड एलिमेंट जो हमने txt फाइल से पढ़ा वो था हमारा 24, और वो 24 कहाँ गया, p प्लस 1 लोकेशन पे। तो ये है मेरी p प्लस 1 लोकेशन, यहाँ पे चला गया। फिर i की वैल्यू हुई 2, थर्ड एलिमेंट था 1, और अब इसको जाना है p प्लस 2 लोकेशन पे। पर जैसे ही हमने इसको p प्लस 2 लोकेशन पे इस एलिमेंट को रखने की कोशिश की, मेरा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो गया। और इसका कारण भी वही है जो कि पहले p के साथ हुआ था। तो हुआ क्या, ये इनिशियल मेमोरी तो ए वाली थी, ये हमें अवेलेबल थी, तो यहाँ पे तो मेरा नंबर इंसर्ट हो गया। ये वाली मेमोरी भी खाली पड़ी थी, अभी से कोई और प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर चला गया। अब जब मैंने थर्ड नंबर की बात की, तो थर्ड नंबर के केस में क्या हुआ, अब उसको थर्ड नंबर इंसर्ट करना है इस वाली मेमोरी लोकेशन पे, बट क्या हो सकता है, ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है ये मेरा कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा है, इसलिए इसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ये प्रॉब्लम है केवल पॉइंटर्स को यूज करने का। अगर हमें कुछ भी 1000 नंबर्स या इस केस में 25 नंबर्स एक साथ इंसर्ट करने हैं मेमोरी में और उन्हें एक्सेस करना है, तो अगर हम केवल पॉइंटर्स यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एरेज यूज करना। तो एरेज टर्म आपने सुनी होगी, अगर आपको सी का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो एरे क्या होता है, एरे इज एक्चुअली सेम टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन। जैसे कि अगर मैं, तो ये एक एरे को डिक्लेयर करने की नोटेशन है। तो ये नोटेशन कह क्या रही है, ये नोटेशन कह रही है मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, वो वेरिएबल है मेरा AR, और AR जो मेरा वेरिएबल है इसमें होंगे मेरे 100 एलिमेंट्स, और वो 100 के 100 एलिमेंट्स इंटीजर्स होंगे। तो ये जो लाइन है ये मेरे प्रोग्राम को ये बता रही है कि मेरे को 100 इंटीजर्स चाहिए, और ये जो 100 के 100 इंटीजर्स हैं ये कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेसिस पे होंगे, ये नहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे हम वही कर रहे हैं, बट यहाँ पे करने में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरी पहली 4 बाइट्स खाली थी, अगली 4 बाइट्स खाली थी, बट उससे अगली 4 बाइट्स खाली नहीं थी। तो जब हम अपने प्रोग्राम में ऐसे लिख रहे हैं तो हम पहले ही बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 इंटीजर्स चाहिए, तो ऐसी जगह मेमोरी में ढूंढो जहाँ पे कि 400 बाइट्स खाली पड़े हों। तो ये लाइन क्या करेगी, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम सर्च करेगा आपकी, अगर ये आपकी मेमोरी है, और इस मेमोरी में देखेगा जहां पे भी इसको 400 बाइट्स खाली मिलेंगे तो वो 400 के 400 बाइट्स ये रिजर्व कर देगा। अब मुझे पता है कि ये जो 400 बाइट्स चूज होके आए हैं मेरे, वो 400 बाइट्स में से कोई भी एक ऐसा स्पेस नहीं है जिसे कि कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा है। और ये जो 400 के 400 मेरे बाइट्स हैं, इनका जो पहला बाइट है उसका जो एड्रेस है वो मेरा चला जाएगा AR के पास। तो AR क्या है, अपने आप ही एक पॉइंटर बन जाएगा। तो ये पूरी स्टेटमेंट एक्चुअली काफी कुछ कर रही है। तो ये स्टेटमेंट दो तीन चीजें कर रही है। तो पहला तो ये, इसने ऐसे 100 बाइट्स ढूंढे आपकी मेमोरी में जो कि खाली पड़े हैं और किसी और प्रोग्राम से यूज नहीं हो रहे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपका पहला बाइट था, जो 400 बाइट्स इसने रिजर्व करे हैं, जो भी उसका पहला बाइट था उसका एक पॉइंटर दे रही है आपको AR। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं हम प्रिंट करते हैं AR की वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि ये
जो भी स्टेटमेंट है इसने आपको एक पॉइंटर रिटर्न किया है 400 खाली बाइट्स के फर्स्ट एड्रेस का। तो ये जो हम कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ। और इस पॉइंटर में हम जो दिखा रहे हैं वो है AR। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AR इक्वल्स टू, मेरा नीचे का प्रोग्राम सेम है तो वो तो अभी अनएक्सपेक्टेडली ही टर्मिनेट होगा। ओके, यहाँ पे कुछ हुआ, हम एक इनफाइनाइट लूप में चले गए। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देती हूँ जिससे हम देख पाए कि हो क्या रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो AR है वो एक पॉइंटर है और ये उस पॉइंटर की वैल्यू है। हाँ, मेरा बाकी बाकी सारा प्रोग्राम सेम ही रहेगा। तो इस प्रोग्राम के साथ तो ये इश्यू था कि जो मेरा P पॉइंटर था, तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैंने 100 के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं की थी, मैंने केवल एक इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट की थी ए की हेल्प से। तो 2 या 3 इटरेशंस के बाद वो पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा है। बट अब क्या हो रहा है, जो मेरा AR है हमें पता है वहां से शुरू होकर 400 बाइट्स तक मेरा पूरा स्पेस खाली पड़ा है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बस मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मेरा ये पॉइंटर था *p, इसमें मैंने AR की वैल्यू डाल दी। चाहे तो ऐसे करने की जगह जहां जहां पे P है प्रोग्राम में, आप उसे AR से रिप्लेस कर सकते हो। बेसिकली P और AR दोनों पॉइंटर्स हैं जो कि इन 400 बाइट्स में से पहले बाइट को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद मेरा I 0 है, J है। फिर मैंने ये फाइल ओपन की और मैंने यहाँ पे ये नंबर्स प्रिंट करे, I++ किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट कराई। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम के साथ कुछ इशू है क्या। कहीं ना कहीं पे अब मेरी एक इनफाइनाइट लूप चल रही है, ये हमें फिगर आउट करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ओके, तो 24 टाइम तक तो मेरी ये लूप चली है और 24 टाइम में 9th एलिमेंट तक सब कुछ सही हो रहा है। इस 9th एलिमेंट के बाद थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग की वजह से कुछ इश्यू हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार हम I की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। तो जब भी हमारे प्रोग्राम में कुछ भी गड़बड़ हो, हम बीच में कहीं पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देख सकते हैं कि एक्चुअली गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो I की वैल्यू है ये 25 होनी चाहिए इस लूप से निकलने के बाहर के बाद, क्योंकि मेरे 25 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू तो सही है, I की वैल्यू मेरी 25 आ रही है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी फाइल भी क्लोज हो गई, उसमें भी कुछ इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे J की वैल्यू चलेगी 0 से लेके 24 टाइम्स। तो दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे I++ की जगह होना चाहिए J++। तो ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा जो कोड है वो इनफाइनाइट लूप में चला गया था। परफेक्ट। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ है जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो मेरा पूरा प्रोग्राम परफेक्ट चल रहा है। तो मेरा I था 0, पहला एलिमेंट इस लोकेशन पे गया, अगला एलिमेंट इस लोकेशन पे गया, अगला एलिमेंट इस लोकेशन पे गया, अगला एलिमेंट इस लोकेशन पे गया। तो अगर आप देखोगे हर एक लोकेशन के बीच में डिफरेंस, तो वो है 4 बाइट्स का, विच इज द साइज ऑफ एन इंटीजर। तो ये हुई एरे यूज करने की बात। तो एरे को यूज करना और भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हम इस प्रोग्राम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है, एरे डिक्लेयर करने का इतना ही मतलब है यहाँ पे कि मैंने ये 100 बाइट्स रिजर्व कर दिए हैं अपने प्रोग्राम के लिए, सॉरी 400 बाइट्स रिजर्व कर दिए प्रोग्राम के लिए, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया। अब इसको मैं जिस तरीके से चाहे यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे एक और नोटेशन है जो हमारे काम आएगी। तो ये हर बार *p+i और *p+j लिखना हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो इसके लिए एक और काफ़ी सुंदर सी और कंसाइज नोटेशन होती है जिसे हम कहते हैं P of i। तो
P of I is nothing but P of I is actually equal to स्टार ऑफ P प्लस I। ये एक ही चीज को कहने के दो तरीके हैं, तो आप इसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा स्टार ऑफ P प्लस J है उसको मैं सिंपली P ऑफ J भी लिख, और फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड ये पहली की तरह ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट है एरेस का वो इसीलिए ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ जिस तरीके से हमने मेमोरी एलोकेट की है उसे हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो 100 की वैल्यू है ये हमें पहले ही देनी पड़ती है, तो हम ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते, हमें बताना पड़ेगा कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, इस स्पेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि कई बार हो सकता है आपको पहले से नहीं पता हो कि आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। जैसे ये जो भी फाइल है हमारे पास, हो सकता है ये फाइल हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो मुझे नहीं पता कि इस फाइल में 25 ही नंबर्स होंगे, हो सकता है इस फाइल में 25,000 नंबर हो, तो मुझे अकॉर्डिंगली अपने एरे का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा देना पड़ता है। तो अगर मुझे एक एस्टिमेट पता है कि मेरे फाइल में 200 नंबर होंगे, तो या लेट से 210 या 213 नंबर तक हो सकते हैं, तो मैं एरे बनाऊंगी 220 साइज का, क्योंकि साइज मुझे पहले ही देना पड़ेगा, तो कोई कुछ भी नंबर इधर उधर हो जाए तो वो हमें लेके चलना पड़ेगा। तो जितना हमें लगता है कि मैक्सिमम मेमोरी की ज़रूरत हो सकती है मेरे प्रोग्राम को इन नंबर्स को स्टोर करने के लिए, वो मैक्सिमम मेमोरी हमें यहाँ पे देनी पड़ती है। तो अब मैं एरे के प्रोग्राम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी। तो ये फाइल वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको इसका एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया था। अब मैं ये सब हटा के इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं। तो ये हुआ, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, तो जैसे हमने बताया था क्या हुआ, सो इंटू 100 इंटू 4, 400 बाइट्स मेमोरी के रिजर्व हो गए, और उसके पहले और जो भी उसका मतलब फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस हमें मिल गया। उसके बाद हम इस एरे में नंबर्स डाल सकते हैं, इस एरे में से नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लूप लगा रही हूँ जिससे मैं एरे में नंबर डालूंगी और एरे में से नंबर निकालूंगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 10 साइज का एरे लेती हूँ, तो मेरी 40 बाइट्स मेमोरी रिजर्व हो गई। और अब यहाँ पे मैंने एक लूप लगाई फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, मुझे पता है इस एरे में 10 एलिमेंट्स हैं, तो i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और फिर मैं करने वाली हूँ AR ऑफ i इक्वल्स टू 10 टाइम्स i। तो मैं ऐसे ही इसको कुछ वैल्यू दे रही हूँ, हर एक एरे के जो एलिमेंट है उसको मैं वैल्यू दे रही हूँ 10 इंटू आई। और उसके बाद लेट से मैं अपने एरे में जो भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो आई कैन यूज़ हियर printf %d कोमा एरे ऑफ आई। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इस एरे ऑफ आई की जगह हम ये वाला नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार ऑफ एरे प्लस आई। तो इसमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए, तो ये मेरे एरे में जो 10 नंबर्स थे वो मेरे प्रिंट हो गए। इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग नोटेशंस होती हैं। आप ARI की जगह इसको IAR भी लिख सकते हो और ये भी काम करेगा, ये एक दूसरा नोटेशन है एरेज को रिप्रेजेंट करने का। तो बस इसलिए लिख रही हूँ जिससे सारे नोटेशंस आपको पता हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें हम एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने एरे का साइज लिया है 10 का, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे इसको 40 बना दूँ, तो क्या ये प्रोग्राम एरर दिखाएगा या कुछ और होगा? तो यहाँ पे हो बिल्कुल वैसा ही रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो जैसे ही हमने इंट AR10 किया, तो इंट AR10 ने हमारी ये चीज़ कंफर्म कर दी कि आपकी यहाँ पे 40 बाइट्स रिजर्व हो गई हैं 10 इंटीजर्स के लिए। तो आपके पास जो स्पेस है, खाली स्पेस, वो है 10 इंटीजर्स के लिए, उसके बाद का हमें कुछ पता नहीं, उसके बाद का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ, राइट।
इंटीजर्स के लिए तो वैल्यू है हमारे पास, बट यहाँ पे हम जो वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं 40 इंटीजर्स के लिए। तो इस केस में वही हुआ था जो पहले, वही होगा जो पहले हुआ था, और हमारा कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। बट जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इसको हम लेट से अभी 40 की जगह 14 कर देते हैं, जिससे हम अपने आउटपुट को इजीली देख पाए। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम इस लूप से बाहर कब आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट करा रही हूँ। और इसको मैं चेंज कर रही हूँ इसके ओरिजिनल नोटेशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले लूप से बाहर आ गया 10 तक रन होने के बाद ही। मतलब कि ये जब मैंने 11 एलिमेंट्स डाल दिए, जैसे ही आई की वैल्यू 10 हुई और हम इसके बाद तो 10 के बाद ही हम इसके बाहर आ गए। मतलब कि 10th एलिमेंट डालने के बाद कुछ इश्यू हो गया, तो वो वाला अगेन जो मेमोरी था वो कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है। तो जब आप यहाँ पे भी वैल्यू देखोगे, क्योंकि जो मैंने एरे था वो तो 10 साइज का ही दिया था, तो ये तो मेरी वो वाली 10 वैल्यूज हो गई। 11th वैल्यू भी किसी ना किसी तरह डल गई है, क्योंकि समहाउ वो स्पेस किसी और प्रोग्राम के द्वारा यूज नहीं हो रहा था। बट अगर आप बाकी वैल्यूज देखोगे 11, 12 और 13, तो वहाँ पे हमारी कुछ आ रही है गार्बेज वैल्यूज, और यहाँ पे हम उन्हें कुछ वैल्यू एलोकेट नहीं कर पाए थे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा। इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा एरे का साइज है, हमें उस साइज के बाहर जाके अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो जो भी ये 40 बाइट्स रिजर्व हुई है, अगर हम उन 40 बाइट्स के बाहर जाके कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो ऑल्दो हमारा कंपाइल टाइम में कोई इशू नहीं आएगा, बट ओवरऑल जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने बात की थी स्टैटिक एरेज की, जहाँ पे हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले ही बताना पड़ रहा है कितना है। तो कई बार हमें पहले से नहीं पता होता कि हमारे प्रोग्राम को कितना बड़ा एरे चाहिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को हम और ज़्यादा डायनामिक बना सकते हैं। तो पहले से ही अब ये जो एरे की वैल्यू है 10, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी, 10 ये फिक्स हो गई। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस 10 को हम फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं। क्या इस वैल्यू को, ये जो स्पेस एलोकेट हुआ है इस एरे को, क्या मैं उसे बढ़ा सकती हूँ। लेट से 10 के लिए तो मेरा 40 बाइट्स रिजर्व हो गया, और ये जो 41st बाइट था ये कहीं और यूज़ हो रहा था। तो मैं इस स्पेस को कैसे बढ़ाऊंगी जिससे कि मुझे लेट से और 50 बाइट्स चाहिए, मैं यहाँ पे और कुछ 5 एलिमेंट्स डालना चाहती हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।